हेलो, गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक है। अगर आप कंफर्म करते हैं तो उसके आगे क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है सर। चलिए, टॉपिक के बारे में तो आपको पता ही है कि कौन सा टॉपिक लेना है। आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 9, रेमिटेंस प्रोडक्ट। इस रेमिटेंस प्रोडक्ट वाले टॉपिक में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल उनको कवर करेंगे। बहुत बेसिक चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपके बुक में ये यूनिट नंबर 9 है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल क्या है, जितने भी डिजिटल वो चल रहे हैं तो डिजिटल के हिसाब से डिजिटल प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो इसी की वजह से इसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप सब कुछ तो जानते हैं, बस वही नहीं जानते। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ अगर, कि आईएमपीएस में कितने सेटलमेंट होते हैं? कोई आंसर कर पाएगा? आईएमपीएस में कितने सेटलमेंट होते हैं? बोलिए। एनईएफटी में कितने सेटलमेंट होते हैं? चलो ये बता दीजिए। NFT 48। 48। 48 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आईएमपीएस में कितने सेटलमेंट होते हैं? इस सेटलमेंट का तो कोई नंबर नहीं है, रियल टाइम है। आईएमपीएस में 4 सेटलमेंट होते थे, और आप जो इसमें 6 सेटलमेंट कर दिए। तो अब ये ऐसी बात थी जो वहाँ नॉर्मली नहीं दिखाई देती है, लेकिन ये है ऐसा। ठीक है। नेटवर्क का जो स्पीड है थोड़ा स्लो है यहाँ पर, तो इसलिए यूट्यूब में थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा है शायद। चलिए, तो जूम में तो सही दिख रहा है, तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिकली जितने भी पेमेंट सिस्टम होते हैं वो, उसके बाद है एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस और नेक। इसका आजकल काफ़ी नाम चल रहा है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है। तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, इनके बारे में इस टॉपिक में दिया हुआ, डिजिटल पेमेंट सिस्टम नाम दिया हुआ है इसमें। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना हमको, केवल हम एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें, इसको मैनेज कौन करता है। कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटों का जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? आंसर देते रहिएगा साथ साथ में। एनपीसीआई करता है, बिल्कुल ठीक है। तो एनपीसीआई को इस सारे काम की जिम्मेदारी दे रखी है कि वो सेटलमेंट को करे, रिकन्सिलेशन करे, जिनकी प्रॉब्लम है वो देखे। ठीक है। और जो पहले के रेमिटेंस प्रोडक्ट थे वो बैंकर्स चेक है। बैंकर्स चेक लोकल स्टेशन पे जब पेमेंट करना होता है बैंक को तब यूज होता है, और जो ड्राफ्ट होता है वो आउट स्टेशन के लिए होता है। ठीक है। तो बैंकर्स चेक होता है जो लोकल सिस्टम है। सपोज कीजिए आपके बैंक को किसी बैंक ने लोकल किसी से कोई परचेजिंग करी है, उसका पेमेंट करना है, तो बैंकर्स चेक से करता है, जो कि जस्ट इक्विवेलेंट टू ड्राफ्ट होता है। और बैंकर्स चेक और ड्राफ्ट दोनों ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें पेमेंट पहले से रिसीव हो चुकी होती है, उसका बाउंस होने का कोई चांस नहीं होता है। बाउंस भी कौन से? इनसफिशिएंट रीजन से चांस नहीं होता। ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक की बात आ गई यहाँ पे। आगे अब इलेक्ट्रॉनिक पे सीधे सीधे आते हैं। तो यहां से देखिएगा वो थियोरेटिकल पार्ट शुरू होता है। सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम,
which include RTGS, NEFT और NECS, National Electronic Clearing Service. For decentralized payment system include clearing house at MICA जो पहले होती थी, और उसके साथ साथ अब जो पहले का जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता था वो भी, और ECS ओपन टू ऑल एलिजिबल लाइसेंस बैंक। तो ये डिसेंट्रलाइज है और वो है सेंट्रलाइज। तो ये ध्यान रखना, सेंट्रलाइज में कौन कौन आते हैं और डिसेंट्रलाइज में कौन कौन आते हैं, ठीक है। और इसमें एक एक्ट आया था, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसमें सेटिंग अप ए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने जो है RBI के साथ मिल करके ये अपना सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया हुआ है, और ये पूरा टेक केयर करता है, टेक्नोलॉजिकल जो फ्रंट है उस पर पूरा सपोर्ट ये करता है, ठीक है। इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ, तो ये ध्यान रखना RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन का जॉइंट प्रोडक्ट है, जॉइंट उसके इनिशिएशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे NEFT के बारे में आ गए, इफिशियंट है, सब कुछ है, 48 साइकिल हो गए, वो भी क्लियर हो गया। और एक यहाँ पॉइंट आया देखो, NEFT ऑपरेट ऑन ए डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस, ये ध्यान रखिएगा, कई बार इसमें प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, ये 1-to-1 फंड ट्रांसफर है, इसमें क्या है, सेटलमेंट नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, सीधे सीधे NEFT जिसके लिए जिसने दिया और जिसको जाना है 1-to-1 इसकी वो चलती है सर, ठीक है। हाँ, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कौन सी होती है, NEFT enable branches with instruction to transfer fund using NEFT. However, such cash remittance will be restricted to maximum. अब कैश रेमिटेंस से मतलब क्या होता है कि कोई बंदा जिसका अकाउंट नहीं है आपके पास, तो ये उसकी बात कर रहे हैं, द सच कैश रेमिटेंस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम लेस देन इतने रुपए पर ट्रांजेक्शन। Such customer have to furnish full detail including complete address, telephone number, and if does facilitate the organization to remitter to initiate fund transfer transaction even without having a bank account. ये इंफॉर्मेशन कितने लोगों को थे जरा बताइए, तो ये इंफॉर्मेशन थी आपको कि विदाउट हैविंग एनी अकाउंट यू कैन ट्रांसफर द फंड थ्रू NEFT मोड, द रेमिटेंस थ्रू NEFT RTGS। अब इसमें कैसे होता है ट्रांसमिशन, कैसे होता है, इसमें होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम होता है। तो बेसिकली पैसा ट्रांसफर नहीं होता, मैसेज ट्रांसफर होता है, और उस मैसेज के बेस पे पैसा जो है उसको दिया जाता है। और जो नेशनल NPCI है, पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI जो है वो इस सेटलमेंट को बैक एंड पे करता है पूरा। NEFT system also facilitates one-way cross-border transfer of funds from India to Nepal. तो वन वे क्रॉस बॉर्डर है, वहां से आता नहीं है, यहाँ से कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। देयर इज नो लिमिट आइदर मिनिमम और मैक्सिमम और द अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी ट्रांसफर। तो कई बार क्वेश्चन आता है NEFT में मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। कई लोग आंसर करते हैं मैक्सिमम 2 लाख, ऐसा नहीं है, आप 10 करोड़ का भी NEFT कर सकते हैं। RTGS के लिए मिनिमम जरूर है, ठीक है। और कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन में बोला हुआ है 50,000 बोलने का, इज लिमिटेड टू बिलो 50,000, इज लिमिटेड टू बिलो 50,000, और यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ लेस देन 50,000। तो 50,000 से कम ही कम कर सकते हैं, जैसे ही 50 हो जाएगा तो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और इसमें जो है ये लाइन अब चेंज हो गई है, अब जो है 24 आवर्स चलता है NEFT और 48 सेटलमेंट होते हैं, ठीक। इनवार्ड में कोई रेमिटेंस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आउटवार्ड में ये जो चार्जेस हैं ये डिपेंड करता है बैंकों के अकॉर्डिंग, कि कई बैंकों ने अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए 0 कर रखा है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया, द ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड ऑन B+2 टाइमिंग and hence the beneficiary can expect to get the credit or NEFT transaction within 2 business hours from the batch। तो बैच का मतलब है, B का मतलब है बैच का टाइम, जिस बैच में जाएगा उसके बाद 2 business hours
2 business hours, 2 घंटे, in which the transaction was settled। तो ये जो टाइम है ये बेसिकली मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। मैक्सिमम ये कह रहा है ना, बेनिफिशियरी कैन एक्सेप्ट टू गेट क्रेडिट, ये मैक्सिमम टाइम है लेकिन उससे पहले आ जाता है, ठीक है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अफोर्ड क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी फॉर वट एवर रीजन, द डेस्टिनेशन बैंक आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न द ट्रांजेक्शन। तो जब कई बार क्रेडिट होता है, नहीं होता है, अकाउंट नंबर गलत है, कुछ है, नहीं मिल रहा, तो वापस हो जाता है, ठीक है। विद इन 2 आवर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बैच इन विच द ट्रांजेक्शन वाज प्रोसेस्ड। तो 2 घंटे में उसे वहां ट्रांसफर देना है, नहीं हुआ तो 2 घंटे में वापस कर देना है, ठीक है। इन केस ऑफ सक्सेसफुल क्रेडिट ऑफ द बेनिफिशियरी अकाउंट, द बैंक विच हैड originated the transaction is expected to send confirmation to the originating customer। और वो क्या करता है, जैसे ही उसको पेमेंट मिलती है तो कंफर्मेशन का मैसेज भी आता है आप लोगों के अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पे द रेमिटर कैन ट्रैक NEFT बाय यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। तो UTR नंबर कितने डिजिट का होगा, कोई बता सकता है? UTR कितने डिजिट का होता है? और RTGS का, ये NEFT है, और RTGS का UTR, कोई आंसर 16 करिए सर। इसको, देखो 16 डिजिट फॉर नेफ्ट, 16 डिजिट फॉर आरटीजी। नेफ्ट के लिए 16 16 डिजिट, हाँ, और RTGS के लिए 22 डिजिट। 22 सर। 22। ये करेक्ट है, मैं इसमें कोई भी बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन में आ सकता है, डिजिट वाला क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। If NEFT transaction is not credited returned within the stipulated time, the bank is are liable to pay penal interest to the affected customer। अगर टाइम से नहीं देता है, ठीक है, बैंक आर रिक्वायर्ड टू पे पेनल इंटरेस्ट एट द करंट RBI LF। तो रेपो का जो रेट है +2% फॉर द पीरियड ऑफ डिले। जितने दिन डिले करेगा उतने दिन का क्या देगा, रेपो प्लस 2%, ये डिलेड है, ठीक है। अब NEFT प्रोसेस फ्लो में कौन है, सेंडिंग बैंक, सेंडिंग सर्विस सेंटर, NEFT क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग सर्विस सेंटर और बेनिफिशियरी ब्रांच। तो ये एक तरह से इतने स्टेप हैं, इसमें इतनी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। ऑपरेशन में सबसे पहले जो इंडिविजुअल है, फर्म है, कॉर्पोरेट कोई भी है, IFSC नंबर डाल के, अकाउंट नंबर डाल के फंड को ट्रांसफर इनिशिएट करता है, ठीक है। वॉक इन कस्टमर विल हैव हाउएवर हैव टू गिव देयर कॉन्टेक्ट, जो मैंने बताया था, जिसको हम कैश NEFT जिसको हम बोल रहे थे, ठीक है। वैसे नॉर्मली तो अकाउंट वाले ही होते हैं। कस्टमर एंजॉय द नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफर्ड देयर बैंक कैन इनिशिएट द फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑनलाइन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप लोग नाइट में भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। और उसके बाद द ऑर्डिनेटिंग बैंक ब्रांच प्रिपेयर्स ए मैसेज, सेंड द मैसेज टू इस पूलिंग सेंटर ऑल्सो कॉल्ड द NEFT सर्विस सेंटर। तो जो भी आप NEFT का बैच होता है वो बैंक NEFT के बैच को भेजता है। द पूलिंग सेंटर फॉरवर्ड द मैसेज टू द NEFT क्लियरिंग सेंटर, जिसको नेशनल क्लियरिंग सेल RBI मुंबई मेंटेन करती है। क्लियरिंग सेंटर सॉर्ट द फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन डेस्टिनेशन बैंक वाइज एंड प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिसीव फंड फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग, यानी ओरिजिनेटिंग को वो डेबिट करेगा और डेस्टिनेशन बैंक को क्रेडिट करेगा। 5000 अगर ट्रांसफर हो रहा है SBI को डेबिट, जो भी बैंक है, अगर PNB में जाना है तो PNB को वो क्रेडिट करेगा, ठीक है। बैंक वाइज रेमिटेंस मैसेज आर फॉरवर्डेड टू द डेस्टिनेशन बैंक। तो वो क्या करता है, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैसेज, मैंने आपको पहले बताया था कि फंड ट्रांसफर नहीं होते, मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं। उस मैसेज पर उसमें अमाउंट वगैरह होता है, ठीक है। द डेस्टिनेशन बैंक रिसीव द इनवार्ड रेमिटेंस मैसेज क्लियरिंग सेंटर एंड पास ऑन द क्रेडिट टू द, जो उसको इनवार्ड मैसेज मिला है उसको रेमिटेंस नहीं मिला, इनवार्ड रेमिटेंस मैसेज मिला, उसको अमाउंट नहीं मिला है, ठीक है। NEFT कैन बी यूज टू ट्रांसफर द फंड टू NRO, NRD को भी फैसिलिटी है यहाँ पे।
हाउएवर इज सब्जेक्ट टू द अडेरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ फॉरेन फेमा के जो प्रोविजन उनके अकॉर्डिंग आप एनईएफटी कर सकते हैं एनआरई एनआरओ अकाउंट में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ फंड्स फ्रॉम और टू एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट, तो उनसे उनसे भी ट्रांसफर हो सकता है, उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। एवरी पार्टिसिपेटिंग बैंक एडमिटेड institution shall open and maintain NEFT clearing center और सेटलमेंट अकाउंट फॉर, तो NEFT में क्या होता है, सेटलमेंट होते हैं, तो उसमें आप अपना अकाउंट खोलेंगे वहां पे, जैसे क्लियरिंग में खोलते हैं, ठीक है। द सेटलमेंट सो अराइव्ड थ्रू मल्टीलेटरल नेटिंग सेल बी फाइनल एंड इररिवोकेबल, तो जो भी आपने अपना अमाउंट रिक्वेस्ट भेज दिया वो फाइनल है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि अभी मैंने पेमेंट किया उसको वापस कर दीजिए। इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 23 पेमेंट सेटलमेंट, तो ये भी ध्यान रखना एनईएफटी वगैरह क्लियरिंग सिस्टम्स ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से। राइट एंड ऑब्लिगेशन तो कस्टमर एंड बैंक, तो उनके क्या राइट्स और उनकी क्या ऑब्लिगेशन है, वो बोथ कस्टमर एंड बैंक के। इंस्टीट्यूशन शैल मेंटेन सीक्रेसी इंटीग्रिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। Fund transfer instructions shall be issued by the customer in a manner prescribed by the participating bank. The format shall be complete in all requested particular. The customer shall be responsible for accuracy of the particular. अगर उसने गलत लिख दिया तो उसके लिए वही responsible होगा, ठीक। The customer shall be bound to any payment instruction executed by the bank if the bank had executed the payment instruction in good faith and compliance with the security procedure. Provided the customer shall not be bound by any payment instruction executed by the bank if he proves the same was, तो कई बार अगर बैंक से कोई गलती चली गई है तो कस्टमर का कोई फॉल्ट नहीं होगा। द कस्टमर शैल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, नॉर्मल बात है। द पेमेंट इंस्ट्रक्शन शैल बिकम इररिवोकेबल वंस इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द बैंक, जैसे ही उसने ट्रांसमिट कर दिया तो उसे रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। In the event of any delay, fund or any loss on the account of the error, then the bank's liability shall be limited to the extent of payment of interest, bank rate for a period of delay, case delayed payment refund together with interest। अब देखो इसमें एक चीज सुनिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा जरा। The bank's liability shall be limited to the extent of payment of interest at the bank rate for the period of delay in case the delayed payment and refund of the amount together with interest at the bank repo। देखो इसमें बैंक रेट अप टू डेट ऑफ रिफंड इन द इवेंट ऑफ लॉस अकाउंट। हाँ, अब इस वाले पे डिस्कस करिए जरा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो प्लस 2% है। यहाँ ये क्या पॉइंट लिया है इसमें, बोलिए। इस पॉइंट और ऊपर वो 2% वाले में क्या चेंज है? ये वाला पॉइंट, if NEFT transaction not created or returned within the stipulated time, then the bank are liable to pay penal interest on the affected customer. Banks are required to pay penal interest at current repo plus 2% for a period of delay till the date of refund, as the case may be, to the affected customer account without waiting for a specific claim to be lodged by the customer in this regard। क्या ये कंट्राडिक्टरी है? पार्टिसिपेट करिए भाई। नहीं सर, वो तो है डिले, पेमेंट डिले होने के लिए, और ये और जो लास्ट में पढ़ रहे थे वो तो मतलब वो जो 8 वाला चल रहा था इससे पहले वाला, वो तो था कोई एरर होने पर। in the event of any delay in the completion of fund transfer or any loss on account of error in execution of fund transfer pursuant to a payment instruction, the bank liability shall be limited to the time
NEFT will be in the hanging transactions. Maybe they are telling about that. मैडम रिपीट करो जरा एक बार. Sometimes when we do NEFT, sir, customer account will not be credited, nor it will be returned to their account. So it will be in the hanging transactions. So I think So they are this is the telling same case regarding na. that. The both cases are same here. Here it is written that if the NEFT transaction is not credited or returned within the stipulated time, then the banks are liable to pay penal interest affected customer by. तो ये भी वही है कि आपका नॉट क्रेडिटेड और रिटर्न है, और उसमें भी तो वही कह रहा है डिले. अच्छा, ऐसा मान ले कि ये डिले है और वो वो दिया ही नहीं, तो डिले तो हो गई. अगर लेटर ऑन देगा तो Any loss on लेकिन सर account of इस लॉस एंड एरर भी है. loss. any loss on account of error in execution of the fund pursuant the. हाँ ठीक है, इसमें मेरे को लग रहा है, एक बात बताऊं क्या, एरर वाला. एरर वाला पॉइंट है. उसमें एरर नहीं है, उसमें यह है कि कस्टमर ने मिस्टेक कर रखी है. ठीक हो गया, क्लियर हो गया. ये केस कौन सा वाला है, एरर बाय बैंक. एग्रीड है सब लोग? हाँ सर. यूट्यूब वाले बताओ. Even that would also be the case of error by the bank, sir. नहीं, उसको देखते हैं, रिपीट कर लेते हैं एक बार. नहीं, वो डिले वाला था और ये एरर केस है. हाँ ये है इसमें. They also due to some operational issues. नहीं, अभी मैं बताता हूँ, मैं क्लियर हो गया. देखो, इफ द एनईएफटी ट्रांजेक्शन नॉट क्रेडिटेड और रिटर्न. भाई नॉट क्रेडिटेड हो सकता है कि उसने क्या दिया हो, अपना अकाउंट नंबर, रॉन्ग अकाउंट नंबर दिया हो, तो वो वहां नहीं जाएगा. और रिटर्न होना है, तो रिटर्न अगर टाइम से नहीं किया बैंक ने, तो बैंक आर लायबल. क्लियर है मेरे को बिल्कुल? कोई डाउट है तो आप बताएं. ये पहला वाला केस में किसी भी रीजन से अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट नहीं हुआ और रिटर्न हो गया, तो इस केस में है रेपो +2. और अगर बैंक ने अकाउंट नंबर मिस्टेक से डाल दिया, भाई बैंक ह्यूमन एरर कर रहा है ना, तो जो 8 ये बैंक रेट वाला है, ये ह्यूमन एरर वाला है. एरर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंड ट्रांसफर, क्लियर लिखा हुआ ये पॉइंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द सेंडर ऑरिजिनेटर शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द सेंडिंग बैंक. अच्छा, एक चीज और थी, एक जगह लिखा हुआ था ना, विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ द बैंक द कस्टमर. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देखिए, इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एरर, नेग्लिजेंस और फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑफ द बैंक. क्लियर है, ये एरर वाला है. ठीक है. The sender originator shall be entitled to claim compensation from the sending bank for the period of delay if the completion of fund transfer and any other penalty which may be levied decided by RBI. तो उसमें कंप्लेंट भी कर सकता है, और उसमें जो भी, और कंप्लेंट कौन इंटरटेन करेगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन, इफ कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व विद इन 30 days. तो ये नॉर्मल एक क्वेश्चन भी आप आ सकता है आपके में, कि कोई भी अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाते हैं तो पहले आपको बैंक को कंप्लेंट करनी पड़ती है, 30 डे का वेट करना पड़ता है, देन यू कैन गो टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन. विदाउट बैंक कंप्लेंट आप बैंकिंग ओम्बड्समैन नहीं जा सकते. ठीक है, एडवांटेज में कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट सा नहीं है. एक वर्ड लिखा हुआ है नियर रियल टाइम था, तो नियर रियल टाइम ही होता है. कई कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप ट्रांसफर करते हैं 1 मिनट बाद मैसेज आता है.
चलिए अब आरटीजीएस में है सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर ऑन ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस विदाउट नेटिंग रियल टाइम। जो भी इनिशिएट हुआ एकदम से उसके अकाउंट में डाल दो, फिर नेक्स्ट हुआ तो उसके अकाउंट में डाल दो। जबकि जो एनईएफटी में होता है, जो उसने क्लियरिंग के लिए अकाउंट मेंटेन किया हो वहां से एडजस्ट कर लेता है, तो इसीलिए इसको ग्रॉस सेटलमेंट भी बोलते हैं। आरटीजीएस की टाइमिंग क्या होती है, कोई कोई बता सकता है? Eight to six. RTGS system regulation 2020. RBI has launched new RTGS system with the advanced feature, hybrid features and future value dated transition feature. तो future value में क्या है, शेड्यूल भी कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फिल्टरिंग। आरटीजीएस क्या हम For लोग customer 7 a.m. to 6 p.m. sir, and for the bank 7 a.m. to 7:45 p.m. for bank it is 7 a.m. to 7:45 p.m. 7:45 p.m. and for customer 7 a.m. to 6 p.m. 6 p.m. ओके, फाइनल है ना? Yes ठीक sir, है। आपने बोला था BFM के लिए। This is for an RTGS or NEFT? RTGS we are This is we for are studying, RTGS only. this is for RTGS। NEFT तो 24 आवर है। 24/7 and half an hourly batch रिलीज होगा उसका। हाँ ठीक है वो। और NEFT में एक क्वेश्चन है कि बैंक के लिए क्या टाइम है, बैंक में कब तक NEFT होता है? 8 o'clock. Cut देखो off time कस्टमर के लिए तो 24 आवर है। 24. Cut off time is हाँ। 8 o'clock, I think. है ऐसा है? जब तक आपका सिस्टम खुला वो कर दो। No, I think sir, it will be returned. कभी रात को 10 Now बजे it is करके देखना। 24/7 only sir, so we can do I think. नहीं, मेरा जो लॉजिक कहता है, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग कि आप अगर बैंक में बैठे हैं और आपका बैंक का जो सिस्टम खुला हुआ है तो कभी भी एनईएफटी कर सकते हैं। नहीं एग्री हो रहे आप मेरी बात से? नहीं सर, होता है। कभी आप रात को बैठे हुए हैं, 10 बज गया तो 10 बजे एनईएफटी नहीं कर सकते बैंक में अंदर बैठे हुए? हो जाना चाहिए सर। हो जाना चाहिए। और कस्टमर को मत देखिए, कस्टमर 4 बजे बाद नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है 4 बजे दे जाए और आपको बाद में ध्यान आए। हाँ सर, हो सकता है। मेरे को लगता हो जाएगा, सर बाकी आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, और देखिए जरा। हाँ, एक इसमें ऑप्शन और आया विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोर बैंकिंग system, all the banks, many banks have enabled straight through processing of RTGS transaction by corporate and retail customer with the use of net banking। तो यानी कि वो खुद भी इनिशिएट कर सकते हैं। दिस हैज ग्रेटली रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बैंक। वो बैंक में नहीं आएगा, वहीं से इनिशिएट कर लेगा। अच्छा, आरटीजीएस का प्रोसेस फ्लो। The remittance are communicated through structured messaging process, and settlement for the message is made on a gross basis from the liquidity maintained by the sender bank with the settlement bank. The remittance are created on a dynamic basis and settlement also made on the dynamic way। तो एक ये वर्ड जो है डायनामिक वाला, ये क्वेश्चन में कहीं पूछ सकता है आरटीजीएस के फीचर में। डायनामिक बेसिस पे होता है। दैट इज मैसेजिंग, कम्युनिकेशन, रेमिटेंस, क्रेडिट एंड सेटलमेंट फॉर द क्रेडिट आर डन इमीडिएटली subject to the system and procedure prescribed by the remittance through
आरटीजीएस। अब प्रोसीजर में इसमें दिया हुआ देखो, ट्रांजेक्शन कैरीड आउट बाय आरटीजीएस, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन एंड कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन। ये एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। द ट्रांजेक्शन कैरीड आउट बाय आरटीजीएस आर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शंस जो हैं 3 टाइप के, इंटरबैंक, कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन और थर्ड डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन। अब इसमें देखिए ये तीनों चीजों का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। बैंक ट्रांजेक्शन यूज्ड टू सेटल द पार्टिसिपेंट बैंक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन देयर ओन अकाउंट, कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन, कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन will arise out and is settled in RTGS as a separate transaction। तो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके पास सिक्योरिटी है पहले से, उसमें आपको फंड तो देना नहीं है, आप वन हैंड से सिक्योरिटी देंगे, डिलीवरी हो रही है, देंगे सिक्योरिटी के प्रोसेस से, वहां से इमीडिएट से आरटीजीएस का आपका पेमेंट आएगा। ये है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन, थर्ड वाला जिसमें लिखा हुआ ना सिक्योरिटी सेटलमेंट करता है इसमें, सिक्योरिटी सेटलमेंट। और सेकंड वाला जो है कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन, कस्टमर इंफॉर्मेशन अलोंग विद द पेमेंट मैसेज और उस मैसेज के बेसिस पे वह क्रेडिट हो जाता है। और फर्स्ट वाले में इंटर बैंक में क्या है, यूज टू सेटल द पार्टिसिपेंट बैंक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, आपस में बैंक एक दूसरे का जो एक दूसरे का जो पेमेंट और रिसीव होती है उसको करता है। जैसे सपोज कीजिए किसी बैंक ने अपने ही बैंक में किसी बैंक ने दूसरे बैंक में अपना अकाउंट खोल रखा, वहां ट्रांसफर करना। तो ये क्रक्स हो गया है। पहला तो है बैंक आपस में यूज करते हैं, दूसरा जो है किसी कस्टमर थोड़ा वेट करिएगा। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ सर। आ रही है। ये कभी कभी आवाज ब्रेक होना, वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब पर स्पेसिफिकली, जूम में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना आपको? नहीं, जूम में प्रॉब्लम नहीं हो रही। जूम में प्रॉब्लम नहीं, तो इसका मतलब ये यूट्यूब में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और यूट्यूब में एक आंसर लिख रहे हैं आदित्य जी कि 8 o'clock तक होता है ब्रांच में, कल इसको वेरीफाई करके बताइएगा। वाला बोल रहे हैं बिफोर एंड डे, तो वो मेरा भी कॉन्सेप्ट यही था कि Not recently, sir, but I have tried. RTGS has been returned after 8 o'clock. आरटीजीएस के लिए नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनईएफटी। Sorry, NEFT, sir. After 8 p.m. it will not happen, sir. ओके, But तो not कल फिर recently, एक बार और more चेक than a करेंगे। year. जो यूट्यूब में आंसर कर रहे हैं, कोई लोग 8 o'clock बोल रहे हैं, कोई लोग बिफोर एंड डे बोल रहे हैं। कल चेक करके आइएगा, कोई किसी भी तरह से चेक करिएगा, इंस्ट्रक्शन में देखिएगा, ठीक है?
आरटीजीएस के लिए तो 8 o'clock हो सकता है, लेकिन जो एनईएफटी है आरटीजीएस तो 6 o'clock है। 6 o'clock है आरटीजीएस। हाँ सर। कल चेक करना, चलो ठीक है। किसी भी तरह कोई सर्कुलर हो या जो आपका सिस्टम आईटी वाले लोग हैं उनसे पता करके बताइएगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ देखिए, जो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन वाला है, इंटरबैंक पेमेंट एंड ट्रांजेक्शंस मेनली अराइज आउट द ट्रेजरी ऑपरेशंस सच एज मनी एंड डेट मार्केट डील्स, ठीक है। customer to customer transaction remittance from the customer to beneficiary in the same bank, other bank are handled. The transactions are routed through from one RTGS enabled branch to another RTGS enabled branch. तो RTGS enabled branch तो सारी है ना। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, क्या आरटीजीएस जितने भी बैंक हैं सबको अलाउड है? सम कोऑपरेटिव बैंक। मेरा भी नहीं करता। हाँ सर। कोऑपरेटिव बैंक में मेरा नहीं करता है। हमारा वाला जो बैंक है उसको हम उसके यस बैंक के थ्रू करते हैं, और जहाँ आरआरबी पे में भी अपने वैसा ही है। अकाउंट है, आरआरबी का भी वही है। आरआरबी भी दूसरे के थ्रू करता है, स्टेट बैंक के थ्रू ना, मतलब जो उसका स्पॉन्सर बैंक है। हाँ, हाँ, तो एक इसीलिए दिन यहाँ पे लिखा उसका हुआ है, सेटलमेंट होने में एक दिन डिले हो जाता है। हाँ तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है आरटीजीएस इनेबल्ड ब्रांचेस, ठीक है। तो जो आरटीजीएस इनेबल्ड ब्रांचेस होंगी वो डायरेक्ट करेंगे और बाकी थ्रू करेंगे किसी के। ओन अकाउंट ट्रांजेक्शन रिलेट टू द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक्स one RBI account to the another done by the Treasury Department of the banks to maintain liquidity limits per prescribed by the RBI। तो कई बार क्या होता है, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, और ये लिक्विडिटी वाला बता दें, आपके एबीएम वाले में क्या सीआरआर एसएलआर का कोई न्यूमेरिकल आया था? नॉट इनटू पीएम पेपर। नो, ओके। ये जो सीआरआर एसएलआर का न्यूमेरिकल है ये भी आ सकता है आपका इस क्वेश्चन में। और एक न्यूमेरिकल मैं बताना भूल गया था, वन न्यूमेरिकल लास्ट टू लास्ट ईयर आया था प्रायोरिटी सेक्टर पर। प्रायोरिटी सेक्टर में जो न्यूमेरिकल था, कौन सा वाला न्यूमेरिकल होता है वो? एनबीसी वाला। तो एनबीसी में से एक न्यूमेरिकल प्रायोरिटी सेक्टर का आपका 5 मार्क्स का रिटेल में भी आ सकता है, तो उसके जो परसेंटेज हैं एक बार रीलुक कर लीजिएगा। लेट अस सी द प्रोसेस फ्लो। क्या है सबसे पहले इसमें? अमाउंट टू बी रेमिटेड, रेमिटिंग कस्टमर अकाउंट नंबर डेबिटेड, नंबर ऑफ नेम ऑफ द बेनिफिशियरी बैंक एंड ब्रांच, IFSC नंबर, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी कस्टमर, अकाउंट नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, सेंडर रिसीवर इंफॉर्मेशन इफ एनी। सिंपल चीजें हैं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, द मैसेज वुड बी रूटेड थ्रू ए सेंट्रल हब which will receive the message in a queue and forward the message to the gateway of the other bank. After authentication, the message will be processed and debited from the sender bank. तो authentication उस साइट से आएगा कि ठीक है ये अकाउंट नंबर ठीक है, आप डेबिट कर लो, और वहां से डेबिट करते तुरंत उसको एंड क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट मेड द कस्टमर डिटेल बेनिफिशियरी डिटेल। बेनिफिशियरी बैंक will then transmit the message to the beneficiary branch for credit of the beneficiary account. Beneficiary bank है message receiving bank. For effecting RTGS debit and credit, bank would be maintaining settlement account separately with RBI and sufficient liquidity has to be maintained. इस क्वेश्चन को समझ लीजिए जरा। इस पॉइंट में जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने अपना एक आरबीआई के पास लिक्विडिटी के लिए एक सेटलमेंट अकाउंट खोला हुआ। किसी बैंक ने अपना उसमें 5 करोड़ रखा हुआ, किसी बैंक ने 50 करोड़ रखा हुआ, किसी बैंक ने 100 करोड़ रखा हुआ।
तो अगर कोई आप आरटीजीएस इनिशिएट करते हैं तो इमीडिएटली आपका वो अकाउंट डेबिट होके वहां पेमेंट चला जाता है, ठीक है। और अगर आपका उस अकाउंट में बैलेंस कम है तो आप उस अकाउंट को अपने यहाँ से आरबीआई को रेमिट करके अपडेट करते रहते हैं अकाउंट। एक क्वेश्चन ये आया चीज था मैंने सर अपने वहां बीए देखी। पेपर, मैडम बोलिए। एक क्वेश्चन आया था सर बीए का पेपर में, 1 मार्क। कौन सा वाला? ये ये सर सेम आरटीजीएस का। हाँ सर। कि वो सेटलमेंट अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करते हैं? नो, इफ फंड्स आर नॉट अवेलेबल देन अच्छा, फंड्स आर नॉट, देन व्हाट विल डू, मतलब हाँ आरटीजीएस सर, रिटर्न हो जाएगा क्या, ऐसा क्वेश्चन था वो? हाँ सर, और लाइक व्हाट विल आरबीआई डू टू द बैंक अकाउंट? तो what will RBI do when the balance is insufficient? हाँ सर, यस, सेम क्वेश्चन सर। तो क्या करेगा बैंक, मतलब रिटर्न कर देगा आरटीजीएस या पेमेंट कर They देगा? have given us 4 options, sir. Convert into equity, or 3 more options. I don't remember, sir. I remember only this. अच्छा अच्छा, तो बताइए आंसर, चलिए इसका क्या आंसर होगा? मैंने तो यही ऑप्शन सेलेक्ट किया है सर, कन्वर्ट इनटू इक्विटी। चलो अगला 8 नंबर देखो जरा। If there are any shortfall in the liquidity of the banks in their settlement account, mechanisms are in place to provide temporary liquidity so that the transaction processes are not jeopardized. समझ में आई बात? मीन्स अगर उसके बैलेंस नहीं भी है तो भी टेम्परेरी लिक्विडिटी से पेमेंट कर देगा आरबीआई। अब आरबीआई को लेना है आपसे पैसा, ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ सर। मतलब कंक्रीट आंसर ये है, अगर नहीं भी होगा सेटलमेंट अकाउंट में तो आरबीआई तो पेमेंट दे उसको, ठीक है। आपसे रिकवर करेगा, देखते हैं क्या करता है। आरटीजीएस ए फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेमिटेंस थ्रू, though it is more relevant for big ticket transaction and applicable in a limited way for retail banking. The RTGS system will be operational in all days except specified holiday, तो कुछ पॉइंट टाइम। तो इसका वाला एग्जांपल बताता हूं मैं 8 वाले में। जब आप किसी बैंक के थ्रू आरटीजीएस करते हैं तो वो बैंक भी पेमेंट कर देता है, लेकिन आपको सेटल करना पड़ता है, और अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें ओडी इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसलिए जब भी आरटीजीएस करते हैं बैंक से बड़ा अमाउंट का, तो ब्रांच पूछती है पहले, छोटी ब्रांचें पूछ लेती हैं कि भाई 50 लाख का आरटीजीएस करना है, तो वो देख के बोलते हैं, कहते हैं नहीं अभी रुक जाओ, फंड ट्रांसफर करेंगे तब करेंगे। चलिए, कट ऑफ टाइम में यहाँ कुछ पॉइंट आए हैं देखो, लेकिन अपडेटेड है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। मैं ओपन फॉर बिजनेस, रेगुलर डे इंक्लूडिंग सैटरडे एक्सेप्ट सेकेंड और फोर्थ सैटरडे मंथ, 8 सुबह 8 बजे खुलता है। इनिशियल कस्टमर के लिए 30 है, फाइनल कट ऑफ इंटरबैंक ट्रांजेक्शन के लिए 9:45 है, आइडियल रिवर्सल 8 o'clock तक है, एंड ऑफ द 8 o'clock है। तो दिस इज ऑल अबाउट आरटीजीएस, नॉट अबाउट द एनईएफटी। ये जितने पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं ये आरटीजीएस के हैं, एनईएफटी के नहीं है। तो जो उन्होंने अभी एक आंसर दिया था, तो फाइनल कट ऑफ 7:45 है और कस्टमर के लिए 4:30 है। क्लियर? चलो आगे देखो। मैक्सिमम सर्विस चार्जेस में मेंबर्स कैन लेवी, तो मैक्सिमम सर्विस चार्जेस का सर्कुलर है यहाँ पर, आरबीआई ने बोला 2 to 5 लाख में। देखो इनवर्ड तो फ्री है, आउटवर्ड में ₹25 प्लस एप्लीकेबल टाइम वेरिंग टैरिफ सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 30
अबव 5 लाख के लिए 50 प्लस और एप्लीकेबल टाइम वेरिंग लेफ्ट टैरिफ सब्जेक्ट टू। इसको कोई आंसर कर सकता है मुझे, इस पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है? इसमें यू में एक आंसर दे रहे हैं आदित्य जी, विल नॉट रिटर्न पेनल्टी प्लस आरटीजीएस अमाउंट मिरर अकाउंट से डेबिट करेगा। इट उसने एक टेम्परेरी अकाउंट बना रखा है, वहां से डेबिट कर लेगा और फिर उसको क्रेडिट कर लेगा। आरबीआई विल चार्ज बैंक रेट फॉर दैट पर्पज फ्रॉम द बैंक हु इज नॉट हैविंग सफिशिएंट। बैंक रेट पे फंडिंग करेगा। आदित्य जी ने आंसर दिया हुआ है कि अगर आपका शॉर्ट फंड है तो बैंक रेट पे आपको चार्ज, ये बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। और प्लस क्या ले रहा है, जो पेनल्टी ले रहा है, पेनल्टी का मतलब बैंक रेट। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया मेरे को। ठीक, टाइम वेरिंग टैरिफ एज बिलो। ओके ओके ओके, ठीक है। कंफर्टेबल मॉर्निंग में टाइम में कोई चार्ज पर ट्रांजेक्शन नहीं है। 11 to 1 पे है 2 रुपीज, 1 to 4:30 पे 5 रुपीज, आफ्टर 4:30 10 रुपीज। ब्लॉक चार्जेस पर ट्रांजेक्शन रुपीज, तो यहाँ पर आपका 50 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टाइम सब्जेक्ट टू है मैक्सिमम 55 रुपीज और इधर है 25 रुपीज। इसका एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए यहाँ पर 3 लाख का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो क्या चार्ज लेंगे बताओ तो जरा। 3 लाख का है तो 25 प्लस 2 27। ठीक है, ये कल आप लोग देखिएगा, ये सर प्रैक्टिकल सर एस्पेक्ट। हाँ सर हाँ सर हाँ मैं तो आरटीजीएस किया सर। हाँ हाँ, जो 2 लाख का है ना सर, इट इज हाँ, चार्जिंग सम 29 रुपीज 50 पैसे। 29 इसके बाद रुपीज सीधा 59 50 पैसे, नहीं 29 रुपीज 50 पैसे कुछ चार्ज कर रहा है सर। इसका नेक्स्ट स्लैब आ रहा है सर 59 रुपीज 50 पैसे, ऐसा है। मतलब 10 लाख से ऐसा जैसा अमाउंट नहीं, जितना यू आर भी सेइंग, बनने तो सर। नहीं हाँ प्लीज रिपीट द अमाउंट। सर, आरटीजीएस का जो कमीशन का चार्जेस है ना सर, हाँ 29 रुपीज 50 पैसे एक स्लैब है सर। इसके बाद सीधा 59 रुपीज 50 पैसे सर, 59 रुपीज मैक्सिमम अमाउंट 59 रुपीज 50 पैसे, 50 पैसा। तो 59.50। इट मीन्स At the same time, minimum charge is 2.9 sir. 2.9, मिनिमम चार्जेस इज व्हाट? 5.9, 2.9 sir. 2 rupees 95 पैसे ऐसा है, 90 पैसे 2.9। मैं देखा हूँ सर। यस सर, ओके ओके, यस एक सर, मिनट। मिनिमम अमाउंट, मिनिमम चार्जेस। इसके बाद 5.9 सर, in SBI. this is in Union Bank sir. The charges is from, I hope it may differ from bank to bank or all the same. यस, ऐसा All हो banks सकता are है, same. I don't know. क्योंकि आरबीआई एस्टिमेट मैक्सिमम कर रहा है। कई बार आप लोग फ्री भी तो कर देते हैं कस्टमर को। हाँ सर। हाँ, तो ये आरबीआई का मैक्सिमम स्लॉट है ये। सर कैनरा बैंक में और जो भी 49 जैसा है, कितना है? 49। 49 रुपीज। हाँ 29 और 49 बीच का कोई है नहीं। 29 Union and Bank 49। 49 plus 20 next maximum. 59. ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, और यहाँ पर मैक्सिमम है उसका 30 एंड 55। और ये जो 50 हो रहा है ना, 55 में
सर्विस जीएसटी लगा लीजिए आप। हाँ मे बी सर, मे बी जीएसटी 55 तो प्लस जीएसटी। अगर यहाँ 50 रुपीज पे जीएसटी लगेगा 18%, तो 9 रुपीज हो जाएगा ना, तो 59 समथिंग, उसमें कुछ सेस वगैरह लग जा रहा होगा। तो आप लोग इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्जेस का क्वेश्चन वैसे ऐसा नहीं आएगा। ये पॉइंट देखिए जरा। इन केस ऑफ एनी फेलियर ऑफ द सिस्टम रिजल्टिंग ऑन नॉन ऑपरेशन एट द मेंबर एंड, द मेंबर शुड रिपोर्ट टू द आरबीआई at the earliest and not later than 30 minutes of the incidence. The members have to adhere to the business continuity plan, disaster recovery guidelines as notified the bank time to time. तो कितना विद इन 30 मिनट में आपको इन्फॉर्म करना है कि हमारा सिस्टम प्रॉब्लम आ गया। डिस्टिंक्शन बिटवीन आरटीजीएस एनईएफटी में डेफर्ड नेट बेसिस होता है, और जबकि आरटीजीएस में ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आ गया। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में जो लेटेस्ट है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नैक बोल रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटेड बाय, दिस इज आल्सो ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। सीसीआईएल से क्या ऑपरेट होता है, कोई बताएगा मेरे को? सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कोई आंसर नहीं कर रहा। इससे सिक्योरिटी सेटल्ड होती है, सिक्योरिटी सेटलमेंट होता है, और एनपीसीआईएल से रेमिटेंस सेटल्ड होता है, ठीक है। ऑफ ईसीएस, फर्स्ट ईसीएस हो गया। ईसीएस बोथ टाइप के होते हैं, ईसीएस क्रेडिट एंड ईसीएस डेबिट। ईसीएस डेबिट यूज होता है एसआईपी के लिए, लोन इंस्टॉलमेंट के लिए, आरडी के लिए भी, दूसरे बैंक से फंड आ रहा है मान लिया, ठीक है, और ईएमआई। और क्रेडिट जो होता है वो आपका डिविडेंड हो सकता है, ठीक है, और आपका कोई रेगुलर पेमेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, तो इस तरह से पेमेंट आपका क्रेडिट हो सकता है। तो ईसीएस डेबिट और क्रेडिट, तो ईसीएस क्रेडिट पहले बता दिया इसमें। और ईसीएस जो होता है वो बेस्ड होता है एमआईसीआर कोड पे, ठीक है, और जो एनईएफटी होता है वो आईएफएससी कोड पे बेस्ड होता है। कैन बी फॉर ट्रांसफर फंड एनआरओ। In case delayed credit by the destination bank would be liable to pay penal interest repo +2, ठीक है। अगर बैंक में ईसीएस आ गया और बैंक क्रेडिट नहीं कर रहा है उस कंडीशन में, ठीक है, ड्यू डेट ऑफ द क्रेडिट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट, सच पेनल्टीज क्रेडिटेड टू द डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर अकाउंट इवन विदाउट ए क्लेम। विदाउट क्लेम इसको आप पेमेंट करेंगे। ईसीएस डेबिट है, मैंने कि जो आपका एसआईपी, लोन इंस्टॉलमेंट, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, इनके टेलीफोन के बिल हैं, इनके लिए यूज होता है, डेबिट यूज होता है। एज नोटिफाइड बाय आरबीआई, नो फ्रेश पीडीसी ईएमआई। अब ये डिसकंटिन्यू हो गया। अच्छा कोई बताएगा, ये डिसकंटिन्यू तो हो गया है लेकिन फिर भी चेक लिए जाते हैं, वो
फिर भी चेक लिए जाते हैं विच इज ऑफ ब्लैंक अमाउंट। क्यों लिए जाते हैं, कोई आंसर कर दीजिए। For MICR code? नो, नो नो सर, कोर्ट फाइल के लिए, किसके लिए? जो कोर्ट में फाइल करता है ना सर, चेक बाउंस ये तो देना है, ड्यूज देना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो इसमें ये होता है कि रेगुलर के लिए तो नहीं लेगा, लेकिन 4 चेक ले लेगा आपसे। वो क्या करेगा, जब आप पेमेंट नहीं करेंगे ना, ईसीएस बाउंस होगा आपका, तो एक मैनुअल चेक लेके bounce करा लेगा वो, उसको फिर कोर्ट में ले जाता है। और वो ब्लैंक होते हैं, अमाउंट नहीं होता है। फिर चेक वो क्या करेगा, पूरे अमाउंट का भर देगा। तो वो एज सच पीडीसी ईएमआई नहीं होता, सिक्योरिटी चेक टाइप का होता है। सर ये लोग जो कस्टमर से मतलब ईसीएस ले रहा है मैंडेट, उसके बाद भी कस्टमर जाके उन हाँ। लोगों के पास देते हैं, तब भी वो ईसीएस के थ्रू तो उसका पैसा कट जाता है ना, मतलब चार्ज ले रहे थे। हाँ, उसका टाइम होता है। मैं नहीं बताता सर, हूँ, ईसीएस कैंसिलेशन होता है उसका। जैसे सपोज कीजिए आपने बात तो- 60 का दे दिया। अलग चीज है वो, अब मैं वो कुछ दूसरा बता रहा हूँ। हाँ, फिर पूछिए पूछिए पूछिए। मतलब उसका ईसीएस है, मान लीजिए कुछ कोई भी एक तारीख का 10 तारीख का है, लेकिन कस्टमर जाके उसको 8 तारीख या 9 तारीख कैश दे रहा है शोरूम में जाके, वो लोग हाँ। फिर भी 10 तारीख को बाउंस करवा रहा है हाँ वो हाँ, ठीक है। हाँ, वो जो कैश पेमेंट कर रहे हैं या एडवांस कर रहे हैं, उसका ईसीएस से कोई मतलब नहीं है। ईसीएस तो इलेक्ट्रॉनिकली है, बीच में ईसीएस टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेट होगा तो कंप्लीट होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप फोर्थ ईसीएस ना लगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं वो तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग पैसा हाँ। ले रहा है, बोल हाँ। नहीं रहा है। आके कस्टमर लोग बैंक में हल्ला कर रहे हैं। एक कस्टमर का 10,000 का मोबाइल लिया और उसका हाँ। 14,000 का वो ईसीएस 590 कर करके उसका 14,000 रुपया कट गया। हाँ, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिसने ईसीएस लगाया था वो वो लोग ईसीएस उसने अपने अकाउंट में लगवा लिया हो। नहीं, वो कस्टमर कंपनी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है, कोर्ट में वो जाएगा, ओम्बड्समैन में जाएगा, करेगा। ये सरदर्द हो रहा है, मतलब मान लीजिए हर एक या 2 महीने में ऐसा केस घट रहा है मेरे ब्रांच में। उसके लिए कस्टमर का गलती है। हाँ, वो कस्टमर या लोग तो पेमेंट नहीं करे, और नॉर्मली बताऊं क्या होता है, जो फर्स्ट 2 ईएमआई होता है वो चेक से ही लेता है। वो कहता है कि ईसीएस अप्लाई होने में टाइम लगता है बोलता है, लेकिन वो अप्लाई हो जाता है, तब उसमें एक्सेस चला जाता है। चलिए और देखिए, डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे 138 में होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस तरह से चेक का बाउंसिंग केस होता है, सेम वही डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी होता है। ईसीएस ईसीएस रीजनल ईसीएस, नेशनल ईसीएस, नैक, तो कितने सारे हो गए देखो। लोकल ईसीएस में क्या है, ऑपरेटिंग एट 81 सेंटर एट each of the ECS center, the branch coverage is restricted to the geographical coverage clearing house, generally covering the one city और satellite town, आसपास के एरिया के लिए। ठीक है, फिर क्या है, रीजनल ECS, 9 center location at various part of the country, RECS facilitated coverage of all core banking enabled branches in state or group of state। मतलब जैसे एक कंट्री का 10 पार्ट कर दिया, तो यहाँ पे 9 करे हुए हैं। और लोकल ईसीएस में उसने सेंटर हुए, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए। नेशनल ईसीएस में इज द सेंट्रलाइज वर्जन ईसीएस, द स्कीम इज ऑपरेटेड मुंबई एंड फैसिलिटेट कवरेज ऑफ ऑल कोर बैंकिंग इनेबल ब्रांचेस लोकेटेड एनीवेयर इन द कंट्री। तो 3 टाइप का आपका ये ईसीएस हो गया। ठीक है, the account holder customer is also entitled to withdraw the mandate debit instruction from his banker without involvement of the user institution। means आप खुद जाके भी किसी बैंक को
ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मेरे हर 10th ऑफ एवरी मंथ 5000 मेरे अकाउंट से डेबिट करके मेरे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो ये भी ईसीएस हो सकता है। तो एक बोले इंस्टीट्यूशन, तो यूजर इंस्टीट्यूशन बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। The withdrawal instruction of the customer on such cases would be treated equivalent to a stop payment instruction in check clearing system. तो विड्रॉल, अगर उसने विड्रॉल की इंस्ट्रक्शन दे दी कस्टमर ने, तो उस कंडीशन में जैसे स्टॉप पेमेंट करता है उस तरह होता है। द डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेज वुड प्रोवाइड सच विड्रॉल ऑन मैंडेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑन रिक्वेस्ट to prevent possible attempt to fraudulent changes of the data in transit. The NPCI clearing agency will receive the data in a secured way is necessary to duly encrypted. Means जो stop payment वाली हैं, withdrawal वाली mandate है, वो कोडिंग लैंग्वेज में भेजी जाएगी। The settlement so arrived at clearing house clearing agency under ECS debit clearing through multilateral netting shall be final and are irrevocable. The entry in the settlement account pass sheet made by the destination bank should be clear enough to indicate that the transaction in a question was through ECS with such other additional information as provided by the user. तो इसमें क्या बोला? Destination bank should be clear enough to indicate that the transaction is in question was through ECS. तो बेसिकली जो एंट्री है, जो आपका अकाउंट है पासबुक में, उसमें क्लियर कट ये इंडिकेट करते हुए इंफॉर्मेशन देनी है। देयर वुड बी नो स्टिपुलेशन ऑन द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी पुट थ्रू, कुछ नहीं है। एडवांटेज, चेक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, कॉमन से हैं। चलो अब नेक के बारे में देख लो। नेक के बारे में एक 1 सितंबर से कुछ रूल आया, कोई बता सकते हैं क्या आया? नेक के बारे में क्या रूल आया बताइए। कोई नहीं बोल रहा। मेरा आवाज आ रहा अब तक? चलो यूट्यूब वालों से पूछते हैं। चलो मैं बताता हूँ। नेक में एक जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, ये संडे में भी लगेगा, जबकि ईसीएस संडे में नहीं लगता। नेक जो है संडे में भी वर्क करेगा, ईसीएस संडे या हॉलीडे में वर्क नहीं करता। तो 1 सितंबर से अगर आपका ईएमआई जाना है और आप सोचोगे कि मंडे में डाल दूंगा और सैटरडे को ईएमआई आ गया तो बाउंस हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट बोला हुआ है, हाई वॉल्यूम। जब रिपीटेटिव काम हो रहा है तो उसमें नेक का सिस्टम यूज किया जा रहा है। लॉन्च्ड विद, अभी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्च विद एन एम टू कंसोलिडेट मल्टीपल ईसीएस सिस्टम रनिंग अक्रॉस द कंट्री। तो मल्टीपल क्या है? एक वो रीजनल है, एक वो लोकल वाला है, एक नेशनल वाला है, उन सबको कंसोलिडेट करने के लिए। एंड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द हार्मोनाइजेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस एंड रिमूव लोकल बैरियर्स इनहिबिट्स। NAC system will be provided national footprint and is expected to cover entire core banking enabled branches spread across the country. With the implementation of NAC, NPCI tends to provide a single set of rules, open standard, best industry practices for electronic transaction, which are common across all the participants, service provider and users.
नेक्स्ट सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो डीबीटी का ट्रांसफर करती है उसके लिए भी जो है आधार बेस्ड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट सिस्टम फैसिलिटेट member bank to design their own product and also address specific need of the bank corporate, including refined mandate management system and an online dispute management system coupled with strong information exchange and customized MIS capability. NAC Aadhaar based bridge, Aadhaar payment bridge system developed NPCI has been helping government and government agency to make direct benefit transfer scheme to the such scheme a success. APB Aadhaar payment bridge system has been successfully channelized government subsidies and benefits to the intended beneficiary using Aadhaar card. ठीक है। डिफरेंट पार्टी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा था। Who are the member of any payment system channel approved by the RBI who enter into mutual agreement with NPCI will be permitted to originate transactions in the next system as sponsor bank। तो जितने भी उसके जिन्होंने भी इनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, म्यूचुअल एग्रीमेंट में है एनपीसीआई के साथ, उनको स्पॉन्सर बैंक बोला हुआ है। द बैंक विच विल फॉरवर्ड द मैंडेट गिवन देयर कॉर्पोरेट कस्टमर थ्रू एनपीसीआई to the destination bank for approval of the mandate। अब destination bank कहाँ हुआ? Who are member will be would be allowed to participate on any system as destination bank। तो ये कौन है destination bank? On submission, अच्छा destination bank में बोला हुआ इसने all the bank, जितने भी बैंक हैं जो मेंबर्स हैं उनको डेस्टिनेशन बैंक बोला हुआ है, और स्पॉन्सर बैंक में बोला हुआ है हु आर एंटर इनटू म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो इट मींस जो एग्रीमेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट में है वो स्पॉन्सर बैंक है, और बाकी लोग जो हैं सब वो मेंबर जो हैं उनको बोला हुआ डेस्टिनेशन बैंक। सबमिशन ऑफ नेसेसरी एग्रीमेंट, दीज बैंक वुड बी अलाउड टू प्रोसेस transactions through NAC as well as process mandate, update the Aadhaar mapper. It is the bank which will authorize, reject the mandate sent to them and will make payment of the amount as per the approved mandate. Part of the mandate approval process, the bank should validate the customer details of the mandate. User कौन है? The corporates, government department will have to indicate the name of the sponsor bank with whom they are maintaining account। तो जो स्पॉन्सर बैंक हैं उनके साथ यूजर का अकाउंट होगा, और ये मोस्टली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट से मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है वो भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है। दे वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट नेक्स्ट सिस्टम एज यूजर ऑन सबमिशन नेसेसरी। तो बेसिकली जो यूजर है वो स्पॉन्सर बैंक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। क्लियरिंग टाइम, सिस्टम विल हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरटेक मल्टीपल प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न सेटलमेंट ड्यूरिंग अ डे, बट इनिशियली इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्रेजेंटेशन सेटलमेंट सेशन, वन करस्पॉन्डिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्लियरिंग टाइम्स का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं है इसलिए आ सकता है। तो पहली बात तो बोली उसने क्या है कि कैपेबल है मल्टीपल प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन अभी इनिशियली वन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और वन करस्पॉन्डिंग रिटर्न सेटलमेंट सेशन पर डे कर रहे हैं। सेटलमेंट फाइनलिटी, सेटलमेंट शैल बी फाइनल, मतलब उसके बाद वापस नहीं आएगा, डिफाइंड एट 23 पेमेंट सेटलमेंट एक्ट में। ठीक है। विल बी हैंडल एज पर द आरबीआई गाइडलाइन ऑन सेटलमेंट एंड डिफॉल्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म। मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे वो पॉइंट आ रहे हैं जो आपको बेसिक बैंकिंग में आपको नहीं पता, और ऐसे क्वेश्चंस वहां पे एक आध क्वेश्चंस आ जाएगा आपका। मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम is an essential part of the NAC. Mandate are necessary from the regulatory
perspective, in order to process next transaction, each mandate is uniquely identified by unique mandate reference number. Unique mandate reference number, which makes tracking of multiple mandate details. Mandate repository contain mandate detail to be maintained for the purpose of validating maintain UMRN number available on the next transaction file at the time of. तो बेसिकली जितने भी आपके ये क्लियरिंग के जो मैंडेट होंगे, एवरी मैंडेट को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, उसका नाम है यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर। और जब आपका रिक्वेस्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिकली डेबिटिंग बैंक को, जब ये मैंडेट आएगा तो उसमें उसका नंबर दिया होगा, रेफरेंस नंबर। उसी रेफरेंस नंबर को देखते हुए वो बैंक डेबिट करके आपको पेमेंट देगा। एमएमएस वुड अलाउ प्रोसेसिंग ऑफ, वो डेबिट हो सकता है, क्रेडिट मेंटेन हो सकता है, डेटर एंड डेटर इनिशिएटेड मेंटेन हो सकता है, ई मैंडेटेड एज वेल एज द पेपर मैंडेट। ई मैंडेट का मतलब, ई मैंडेट का एग्जांपल ये है कि मोबाइल पे ही ई मैंडेट क्रिएट हो जाता है आजकल। तो जो ये प्राइवेट बैंक्स हैं, ये एक ऐप, वो लिंक भेजते हैं, आप लिंक में अपनी डिटेल वगैरह भरते हैं, एग्री करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वो जाता है। उसमें शायद कुछ सिस्टम ऐसा है कि आपको कुछ अपलोड करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट, या अपने बैंक की ऑनलाइन लॉगिन करती है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। मैं भूल गया, मैंने करा तो था एक बैंक का। किसी ने किया है? आप लोगों ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि आप तो अपने बैंक से लोन लेते हैं। हमने दूसरे बैंक से लोन लिया, तब किया था। आदित्य बिरला का लोन का मैंने मैंडेट किया था, ये लिंक भेजा था उन्होंने, और कुछ शायद ओटीपी वगैरह आया था। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने ऑनलाइन बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाला था, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। चलो, वेयर ई बी डेटा फाइल अपलोडेड वाइल पेपर वुड बी मैंडेट अमेंडमेंट एंड मैंडेट कैंसिल। अगर सपोज कीजिए उसमें कोई चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिक मैंडेट मैनेजमेंट नंबर को रेफर करते हुए ये रिक्वेस्ट करनी होगी। ठीक है, बाय द डेस्टिनेशन बैंक व्हेन द मैंडेट रिकॉर्ड वाज वैलिडेटेड, ऑथराइज्ड एंड पास सक्सेसफुली, देयरफॉर द कस्टमर विल सेंड मैंडेट अमेंडमेंट रिक्वेस्ट थ्रू स्पॉन्सर बैंक। अपने स्पॉन्सर बैंक से भेजेगा रिक्वेस्ट, सेम विल रीच द डेस्टिनेशन बैंक, और डेस्टिनेशन बैंक जब अप्रूव करेगा तभी होगा। ई मैंडेट अमाउंट इज कैप्ड एट 1 लाख पर मैंडेट, तो कोई भी मैंडेट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा इसमें। ठीक है, एनपीसीआई लेवी पेनल्टी फॉर द ऑन द मैंडेट पेंडिंग बियॉन्ड द एग्रीड डेट, मैंडेट बिलो 3 लाख, 0 to 7 डे तक मैंडेट है, नो पेनल्टी, इंसेंटिव ऑफ 5 मैंडेट, पेंडिंग 8 to 10 days, no penalty, no incentive, pending beyond 10 days, no penalty, no incentive, और पेनल्टी ऑफ 10 रुपीज। तो इसका मतलब 0 से 7 डेज वाले जो मैंडेट हैं, बिलो 3 लाख वाले, बिलो 3 लाख से मैंडेट बिलो 3 लाख। अच्छा, ये ऊपर वाले में ई मैंडेट, ये ध्यान रखिएगा, ई मैंडेट जो है 1 लाख तक होगा, लेकिन जो मैनुअल मैंडेट है उसके लिए लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए 3 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर ये 3 लाख से ऊपर है तो 0 से 10 डे में नो पेनल्टी, इंसेंटिव पर मैंडेट 5 रुपीज, और बियॉन्ड 10 डेज नो इंसेंटिव बट पेनल्टी इज देयर। मैंडेट प्रोसेसिंग चार्जेस, एनपीसीआई लेवीज मैंडेट प्रोसेसिंग चार्जेस, तो प्रोसेसिंग चार्जेस लेगा वो, ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ सर्विस, मैंडेट इनिशिएशन, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन। पर मैंडेट में 1.5 रुपीज है, 1 रुपीज ऑन इनिशिएटिंग और 0.5 ऑन रिसीविंग बैंक। तो एनपीसीआई को इनकम होती है इससे। सेटलमेंट ऑफ क्लियरिंग ट्रांजेक्शन, settlement will be handled in 2 different ways.
one for the transaction process T+0 basis, same day credit, and the other transaction will be T+1 next day credit. तो 2 होते हैं. T+0 में क्या है, same day credit आ जाएगा. Only after debiting crediting settlement account destination bank sponsor, the sponsor bank should credit the beneficiary account in the same day for the debit, and the destination should credit the beneficiary account on the receipt of the fund in the their settlement. और जो T+1 वाला है, this is applicable to all products being run on their hiring basis for value dated credit like ECS credit, ECS debit migrated to NAC. The inward file will be made available to the member banks on the previous day evening. The inward file will be made available to the members bank on the previous day evening. NPCI will be debiting crediting settlement account on the destination bank sponsor bank as only on the next working day on the. तो इसमें क्या है, इवनिंग में आपको फाइल मिल रही है, इनवर्ट फाइल मिल रही है, और उसको आप अगले दिन जरूर कर देंगे. ठीक है, इवनिंग में फाइल मिल जाती है, नेक्स्ट डे कर देंगे आप. The member banks should ensure that they process the transaction received in inward mail file only after verifying the. तो ये तो नॉर्मल बात है कि विदाउट वेरीफाइंग तो आप कुछ नहीं करेंगे. अब आया आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. तो आधार इनेबल्ड में क्या है, this need KYC compliant bank account in which आधार has been linked. तो जिनके अकाउंटों में आधार लिंक होगा उनके लिए है. It allow online interoperable financial inclusion transaction at point of sale या micro ATM through the business correspondent of any bank using Aadhaar. क्या क्या हो सकता है, विड्रॉल, डिपॉजिट, इंक्वायरी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर और मिनी पेमेंट. ये भी क्वेश्चन आता है कई बार. अब आया भारत बिल पेमेंट सिस्टम. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल BBPS इज टू इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री. और कौन कौन से होते हैं इसमें, दैट ऑफर interoperable and accessible bill payment system to the customer through a network agent, enabling multiple payment mode, providing instant confirmation of the receipt of payment. Bharat Bill Payment System is a Reserve Bank of India conceptualized system driven by, इसको भी NPCI देख रहा है. It is one-step payment platform for all bill, providing the interoperable and accessible anytime, anywhere bill payment system. डिफरेंट पेमेंट चैनल. तो कैसे पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, POS है, मोबाइल वॉलेट है, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है, कियोस्क, कहीं से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं. की पार्टिसिपेंट कौन है, एक तो है इसमें भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट, एक है ऑपरेटिंग यूनिट, एक है एजेंट इंस्टीट्यूशन. तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं. BBPCU नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन ऑथराइज RBI एज द भारत पेमेंट सेंट्रल यूनिट. तो यहाँ पे RBI हो गया. ये सेटिंग बिजनेस स्टैंडर्ड रूल. तो सारा काम इसने सेंट्रल यूनिट ने करना है. ठीक है. सेकंड है भारत बिल ऑपरेटिंग यूनिट इज द एंटिटी इज ऑथराइज टू RBI. इट कैन बी बैंक और नॉन बैंक. BBOU may choose to integrate either with the customer. अगर वो कस्टमर इंटीग्रेट होगी तो कस्टमर OU और बिलर OU. ऑपरेटिंग यूनिट है ना OU का मतलब. और may wish to participate as both, which means will be integrated with customer as well as बिलर. तो तीन तरह के हो गए इसमें. एक तो हो गया कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट, एक हो गया बिलर्स ऑपरेटिंग यूनिट, और कुछ लोग अपने आप को कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट और बिलर यूनिट ऑपरेटिंग यूनिट दोनों कर सकते हैं. एजेंट एलिजिबल एंटिटीज हु विश टू ऑफर और दोज हु आर करंटली इन अ बिल पेमेंट कलेक्शन एंड एग्रीगेशन बिजनेस
would operate under customer operating unit. On receiving authentication from RBI, customer BPOU will onboard agent institutions. तो ये कौन है? जो बेसिकली ऑपरेटिंग यूनिट है, वो एजेंट को ऑनबोर्ड कराएंगे, ऑनबोर्ड का मतलब लिंक कराएंगे, और सेटअप कस्टमर सर्विस पॉइंट। ठीक है, अब एजेंट कौन है? एजेंट आर द कस्टमर टच पॉइंट्स and service point, customer touch point and service point touch point in a Bharat Bill payment ecosystem available in the form of agent outlet, business correspondent outlet, bank branches, collection। तो ये एजेंट है। बिलर कौन होंगे? जिनके बिल को आप पेमेंट करते हैं। अब बिलर में टाई अप टू 2 BBPOUs to access the entire universe of its consumer and all payment channel। अब विद इन अप टू 2 क्यों बोला हुआ है? कई बार क्या होता है, एक उसमें बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत डेटा एंगेजमेंट ज्यादा हो जाती है, तो उस ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए उसको 2 सिस्टम मिल सकते हैं। कैटेगरी ऑफ बिलर इन भारत बिल पे सिस्टम। द कैटेगरी ऑफ बिलर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन भारत बिल पे विल बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय RBI। द करंट कैटेगरी स्पेसिफाइड। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है? इलेक्ट्रिसिटी है, कॉम है, DTH है, गैस है, वाटर है। ठीक है, अब इसको एक बार इसको और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपका कोई आ जाएगा। की पार्टिसिपेंट कौन है? एक तो सेंट्रल यूनिट है जो RBI है, दूसरी उसकी ऑपरेटिंग यूनिट है। ऑपरेटिंग यूनिट 3 टाइम की है, कस्टमर, बिलर और कस्टमर। एजेंट इंस्टीट्यूशन कौन है? जो ये सर्विसेज ऑफर करने के लिए एजेंट बन जाएंगे, और वो लोग एजेंट को अपॉइंट करेंगे फिर। मतलब सीधा जो है BBPOU से कस्टमर COU वाला, इससे क्या करेंगे? ऑथराइजेशन से कांटेक्ट करेंगे। कस्टमर BBOU विल ऑनबोर्ड इंस्टीट्यूशन, एजेंट इंस्टीट्यूशन विल विच में फर्दर ऑनबोर्ड एजेंट्स। तो सबसे पहले एजेंट इंस्टीट्यूशन को मेंबर बनाएंगे, और एजेंट इंस्टीट्यूशन एजेंट्स को मेंबर बनाएंगे। चलो क्वेश्चन बताओ तो याला। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NEFT सिस्टम आर। बोलिए। बोथ सी। दोनों चीज, ये एग्जिस्टिंग पेपर बेस्ड वर्क को रिलीज, इसका स्ट्रेस रिलीज कर रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द RTGS आर। कौन सी है? एक ये पॉइंट है, मैंने बोला क्वेश्चन में आएगा, डायनामिक बेसिस वाला, ग्रॉस बेसिस, स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग प्रोसेस, ऑल। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ECS पेमेंट्स आर। चेक नहीं इशू करना पड़ता आपको। Four. ये भी ऑल होगा। कोई फॉलो अप, ये भी ऑल ऑफ द होगा। ठीक है। द टर्म EFT मींस। सी ऑप्शन है सर। Electronic fund कौन सा? सी सर। सी। इलेक्ट्रॉनिक फंड। ठीक है। फिफ्थ, बोलिए। सेटलमेंट सिस्टम इन विच द प्रोसेसिंग एंड फाइनल पेमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड। Real time Real-time gross settlement. टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली। सी लग रहा है सर मुझे तो। कौन सा? सी वाला नेशनल ग्रेलिंग सिस्टम।
कंटिन्यूस होता है ना सर? But what the fund transfer है? Payment of fund transfer instructions takes place continuously. क्या आंसर दिया हुआ है? देखिए आरटीजीएस दिया हुआ है। ठीक है, चलो चलिए 9:30 पे मिलते हैं। ठीक है, सर टॉपिक 10th होगा। उसी का नेक्स्ट। सर एक चीज पूछना, हाँ बोलो। क्रेडिट कार्ड अगर ब्लॉक हो गया है तो उसका एनुअल फीस भेज सकते हैं क्या? ब्लॉक उन्होंने किया है, आपने किया है? नहीं, मैंने किया। हाँ तो ब्लॉक किया है, पर ब्लॉक हुआ है पर उनके ड्यूज हैं अभी। नहीं, उस हाँ, एनुअल तो फिर फीस नहीं ले सकते, नहीं ले सकते जब ब्लॉक कर दिया आपने। बल्कि उसमें ब्लॉक करना एक अलग एक्सरसाइज है, रिटर्न करना एक, सरेंडर करना एक अलग एक्सरसाइज है। तो आपको जो है सरेंडर करना पड़ेगा। ब्लॉक करने का मतलब तो है ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप उससे। ठीक, उनको लिख दीजिए, मेल वर्क कर जाएगी। हाँ, उसे क्लोज करने नहीं के तो लिए मेल डिस्प्यूट रेज कर दीजिएगा।